आज जो चर्चा करनी है, हमको जो बातचीत करनी है, जो अभी हमारे एक साथी ने बताया कि आज के समय में ट्रेड यूनियंस और जो जितने भी ट्रेड यूनियन मोर्चे हैं, शिक्षा हो, शिक्षाकर्मी हो, कारखानों के मजदूर हो, सभी तरीके के जो कर्मचारी हैं, उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके की चुनौतियां हैं। दूसरा इसी के साथ जुड़ा होगा कि हमारा क्या भूमिका होगा उस चुनौतियों के साथ में, हमारा क्या भूमिका होगा, इस विषय पे हम बात करेंगे साथियों। आज का जो समय है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। दूसरा जो स्थिति है सरकारों की, वो भी बहुत ही इस तरीके की है कि हम अधिकतम जो लेवल है अराजकता का या जो शोषण करने के तंत्र विकसित करने का, वो सरकारें कर रही हैं। इसलिए इस चर्चा के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी चर्चा में आपको इस तरीके से कनेक्ट करूँ कि हमको हमारे इतिहास को थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। आज हम लोग ये मजदूर कहाँ से आ गया, ये कर्मचारी कहाँ से आ गए, आप शिक्षक कैसे बन गए, आप स्थायी शिक्षक कैसे बन गए, ये स्थायी नौकरी कहाँ से आ गई, इसका एक इतिहास है। ये एक विकास क्रम में सब चीज़ें पैदा हुई हैं। इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि विकास क्रम में जो भी चीज़ें पैदा हुई हैं वो कैसे हुई हैं, किस परिस्थितियों में हुई हैं, वो आज हम कहाँ पहुँचे हैं। इसलिए मैं इस पूरी चर्चा की अपनी शुरुआत पीछे से करना चाहता हूँ, आपको एक लंबी यात्रा पे ले जाना चाहता हूँ और आपसे मेरा अपील है कि दिमागी रूप से आप कनेक्ट होकर के इस यात्रा में आप मेरे साथ रहेंगे। हम जब ये बात करते हैं दुनिया के बारे में, मनुष्य के बारे में, आप सब लोग शिक्षक हैं तो आपने हिस्ट्री में पुरातन काल की जो व्यवस्थाएं हैं उनको पढ़ा होगा। मैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ वो शायद आप सभी लोग पढ़े होंगे कि सभी लोग शिक्षक हैं यहाँ पर, मगर इसके कुछ तथ्य हैं जिनको हमको उसमें से समझना है। बस जानकारी आप सभी को होगी। जैसे हम पुरातन में सबसे पहले जाते हैं तो आदिम काल की जो व्यवस्था थी, जिसको हम लोग अलग अलग भाषा में बोलते हैं, कबीलाई व्यवस्था बोलते हैं, उस तरीके का समाज था। उस समाज के अंदर जो बेसिक चीज़ क्या थी कि सारे लोग मिलके सब इकट्ठा करके जंगल पर निर्भर थे। उस समय कुछ खेती नहीं था, जंगल पर निर्भर थे लोग, तो सब लोग जंगल से जो इकट्ठा करते थे उसके बाद सब लोग मिलकर उसका उपभोग करते थे। दूसरा उसमें जो जिसका जितना ताकत था, जो ज़्यादा दमदार है, वो शिकार करने जाते थे। महिलाएं जो है वहाँ का जो उनका घर का काम है उसको संभालती थी। इस तरीके से पूरी व्यवस्था थी। उस समय दो चीज़ें नहीं थी, एक तो पूंजी इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं था, धन दौलत संपत्ति इकट्ठे करने का कोई तरीका नहीं था। दूसरा जो सबसे बड़ा समस्या था वो खाने को, भोजन को लेके था। तो भोजन का जो उस समय शिकार करते थे, तो शिकार आप कितने दिनों तक रख सकते हो। एक जानवर मार के लेके आओगे, 2 दिन रख लोगे, 3 दिन रख लोगे, उसके बाद स्वतः खराब हो जाता था। तो सामान को, खाने का सामान स्टोरेज करने की व्यवस्था नहीं थी। 2 बड़ी समस्या थी। एक क्या थी, कोई पूंजी संपत्ति नहीं थी वहाँ पर। इसको आज की हिसाब से समस्या, उस समाज के हिसाब से वो सबसे अच्छी बात थी। दूसरा, उसको स्टोरेज करने का कोई यंत्र नहीं था, इस तरीके का कोई वो नहीं था। अब उस समय कोई करेंसी नहीं थी। करेंसी में इसलिए बोल रहा हूँ कि करेंसी आगे प्रमुख बन गई है। कोई पैसा रुपया नहीं था उस समय। जो भी सामान था सब लोग एक दूसरे से लेते देते थे और उसी से अपना जीवन गुजारा करते थे। ये व्यवस्था थी। और इस समय जंगलों में लोग रहते थे और जंगलों से लोग जो मिलता था उससे जीवित रहते थे। एक ये व्यवस्था था जो बहुत लंबे समय तक रहा। उसके बाद साथियों व्यवस्था में परिवर्तन आया। व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया, खेती का विकास हुआ। इसमें भी इतिहास है, खेती का विकास के पहले जितने भी कबीले थे सारे घूमते थे, स्थायी नहीं थे। जैसे हम इतिहास में पढ़ते हैं, जो आर्य लोग हैं जो आए थे हमारे देश में, वो भी कबीले थे उनके, वो घूमते थे। क्योंकि उस समय का मुख्य काम क्या था, पशुपालन था। तो पशुपालन, पशु को चराने के लिए लंबी दूरी तक जाते थे, घूमते थे वो, तो जगह स्थायी नहीं था।
फिर क्या हुआ, जैसी खेती का विकास हुआ तो खेती का विकास होने के बाद में खेती के लिए लोग रुके एक जगह, जो खेती तो जमीन पे करना पड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि खेती का विकास के बाद एक सामाजिक व्यवस्था बदला। पहले एक अलग तरीके का व्यवस्था था, खेती का विकास के बाद एक अलग तरीके का व्यवस्था बना, सामाजिक व्यवस्था बदला। फिर सारे लोग जो कबीले थे वो रुक गए और खेती करने लगे। तो उसके बाद से क्या हुआ कि फिर कबीले को पहले जन बोलते थे, जन से फिर जनपद बने, जनपद से महाजनपद बने, महाजनपद से राज्य बने, राज्य से साम्राज्य बने। तो जो मगध साम्राज्य हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा वो सबसे पहला साम्राज्य बना। अब यहाँ से दो चीज़ें ध्यान रखनी कि यहाँ से व्यवस्था क्यों बदली, क्योंकि यहाँ पे नई एक उन्नत तकनीकी का विकास हुआ। वो क्या था? खेती का विकास। खेती के विकास ने सारी सामाजिक व्यवस्था को, जीवन जीने की पद्धति को बदल दिया। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ कि जो जिनके पास जो जन थे, अलग अलग कबीले थे, वो एक दूसरे पर कब्जा करते थे, तो जो उनके लोग होते थे उनको गुलाम बना लेते थे। ऐसे करके उस समय जो संघर्ष हुआ उसमें बड़ी संख्या में ये गुलामों की व्यवस्था पैदा हुई और उस गुलामों से काम कराते थे, उनको इंसानों की तरह मानते नहीं थे, उनको कोई कानूनी अधिकार नहीं थे। वही मेहनत कश वर्ग था, पहला मेहनत कश वर्ग जिसको हम कहते हैं, मजदूर कहते हैं, वो था। उस वर्ग में क्या हुआ उन्होंने कि गुलामी की व्यवस्था पैदा हुई। इस व्यवस्था में क्या था? गुलाम को कोई अधिकार नहीं थे, गुलाम को बेच सकते थे, इंक्लूड गुलाम जो रहते थे जिस मालिक के पास, उस समय जो बच्चे पैदा होते थे उनके मालिक उनके माँ बाप नहीं थे, उनका मालिक गुलामों का मालिक होता था। वो मालिक उनको बेच सकता था, किसी को दे सकता था, गिफ्ट भी कर सकता था, इस तरीके की व्यवस्था थी। मगर इस व्यवस्था में दूसरी बात क्या थी? वो बात यह थी कि जो उसके जीवन जीने के संसाधन हैं, जैसे उसको रोटी खिलाना या जो भी संसाधन है, खाने के जिम्मेदारी, रहने का जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी किसका था? वो जिम्मेदारी मालिक का था, गुलाम के पास कुछ नहीं था। तो जिम्मेदारी किसका था? मालिक का था। और उस समय कोई करेंसी वगैरह पैसा नहीं था, तो इस समय भी बाजार की व्यवस्था कैसी थी? वैसी ही थी कि एक दूसरे से वस्तुएं लेते थे, देते थे और उसी तरीके से बाजार चलता था। मगर यहाँ भी ध्यान रखना कि यहाँ पर संपत्ति इकट्ठे करने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। खेती में अनाज आ गया था, तो अनाज आप 1 साल रख सकते, 6 महीने रख सकते, 8 महीने रख सकते, धान होगा जो भी उस समय होगा। तो जो खाने भोजन का स्टोरेज करने का क्षमता था वो बढ़ गया। मास में क्या था? 2-3 दिन था, अभी 1 साल तक हो गया। तो फसल उगा करके लोग अपने घरों में उसको खाने का व्यवस्था करते थे। मगर खेती का काम किनसे कराते थे? गुलामों से कराते थे। तो इस तरीके का एक व्यवस्था चला जो राजाशाही व्यवस्था का शुरुआती तंत्र था। इसके बाद साथियों क्या हुआ? आगे जब राजाशाही व्यवस्था का विकास हुआ तो उसके आगे सामंती व्यवस्था आई। सामंती व्यवस्था में क्या हुआ? जो गुलाम थे उन्होंने विद्रोह किया, गुलामी की व्यवस्था खत्म हुई और गुलामी की व्यवस्था खत्म होने के बाद से एक नई व्यवस्था आई जिसको सामंती व्यवस्था कहा गया। इसमें क्या अंतर हुआ? अब जो गुलाम थे उनको मुक्त कर दिया। गुलाम गुलाम को बंदी बना के नहीं रख सकते, आप बाजार में बेच नहीं सकते, उसको मार नहीं सकते, ये सारे राइट्स उसको मिल गए, उसने विद्रोह करके हासिल किए। मगर उसको क्या किया? एक भूमि का टुकड़ा दिया, जमीन का हिस्सा दिया, और जमीन का मालिक नहीं था वो, मगर उसको हिस्सा दिया कि इस जमीन पर खेती करो और आप खेती करके अपना जीवन का गुजारा करो और इसमें से एक हिस्सा आपको राजा को, सामंत को देना है। अब यहाँ क्या परिवर्तन हुआ? जीवन जीने के लिए गुलामी व्यवस्था में गुलाम का जिम्मेदारी था सारा, अभी क्या हो गया कि इस व्यवस्था में एक जमीन का टुकड़ा मिल गया उसको, मगर उसको मेहनत करके उसमें पैदा करके खाना है। अब सामंत का, राजा का कोई जिम्मेदारी नहीं। आप इसमें से पैदा कर लोगे तो आप जिंदा रहोगे और पैदा नहीं करोगे तो आप भूखे मरोगे। अब जिम्मेदारी हट गया और क्या हो गया कि आपको अब खुद करना है, खुद खाना है, उसमें से बड़ा हिस्सा जो है राजा को देना है।
इस समय तक की व्यवस्था में कुछ राजाओं ने सिक्के चलाए थे, यहाँ तक सिक्कों का चलन राजाशाही व्यवस्था में आखिरी तक हो गया था। सोने और चांदी के सिक्के चलते थे। अब इस व्यवस्था में क्या हुआ कि सोने चांदी के सिक्के जो होते थे उसको कुछ स्टोर कर सकते थे, जो राजा है वो स्टोर करते थे, मगर फिर भी इतनी बड़ी संख्या में नहीं कर पाते थे। और राजाओं के पास क्या होता था कि दूसरा राजा आक्रमण करके उसके सोने चांदी के सिक्के जो है ना वो ले जाते थे। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं इसके लिए, सोने चांदी के सिक्के के लिए जो था, इसके बड़े संघर्ष हुए राजाशाही व्यवस्था में। तो इस समय तक भी बाजार की व्यवस्था भी वैसी रीति की लेन देन से चलता था, कुछ सिक्कों से व्यापार होने लगा था, इसी तरीके से मिली जुली व्यवस्था थी। उसके बाद साथियों जो अगली व्यवस्था आई, जिसको हम आज की जो व्यवस्था है जिसको पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, इस व्यवस्था में क्या हुआ, इस व्यवस्था के अंदर जो नई व्यवस्था आई ये क्यों आई, पहले ये समझना है। 16वीं शताब्दी के पास, मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, समय ज़्यादा लग जाएगा। 16वीं शताब्दी के आसपास औद्योगिक क्रांति हुई, नई टेक्नोलॉजी आई। औद्योगिक क्रांति आने के बाद से मशीनें इजाद की गई, फिर उद्योग इजाद की गए। इससे क्या हुआ, इससे फिर एक नई तरीके की व्यवस्था का जन्म हुआ और इस व्यवस्था ने उस पुरानी राजाशाही व्यवस्था का अंत किया। और आप देखते हैं 16वीं शताब्दी से लेकर के हमारी 19वीं शताब्दी तक पूरा दुनिया का राजाशाही व्यवस्था खत्म हुआ और सब जगह नए तरीके का व्यवस्था लागू हुआ। ये समझना है, पहली व्यवस्था बदली, फिर दूसरी गुलामों ने विद्रोह किया तो दूसरी सामंती व्यवस्था बदली, उसके बाद से अभी नई पूंजीवादी व्यवस्था आई। सारे लोगों ने मिलकर राजाशाही व्यवस्था का अंत किया और नई पूंजीवादी व्यवस्था चालू हुई। तो ये नई तरीके की व्यवस्था थी, इस सीक्वेंस को आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद से राजाशाही व्यवस्था जैसे अंत हुआ, और आप इतिहास में पढ़ेंगे कि राजाशाही व्यवस्थाओं का अंत सबने मिलके किया, जितने तरीके के विचार के लोग थे। उसके बाद से साथियों फिर इस व्यवस्था में पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम से व्यवस्था हुई। मैं हिस्ट्री में डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अमेरिका का क्रांति हुआ, उसके बाद से फ्रांस का क्रांति हुआ। फ्रांस का क्रांति बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने पूरे दुनिया को एक दिशा देने का काम किया। और अमीरी गरीबी का एक परिदृश्य फ्रांस की क्रांति में हमको दिखता है। फ्रांस की क्रांति में आपको जो ये आज की तारीख में वामपंथी और दक्षिणपंथी जो दो शब्द हैं, ये दोनों शब्द फ्रांस की क्रांति में पैदा हुए थे। ये आपको पता होगा, हिस्ट्री जितने साथियों ने पढ़ी होगी। जो क्रांति हुई थी वहाँ पर जो बाएं तरफ बैठते थे वो मजदूरों के, गरीबों के प्रतिनिधि होते थे, जिनको वामपंथी कहा गया, लेफ्टिस्ट कहा गया था उसमें। और जो राइट साइड बैठते थे वो राजाओं के और जमींदारों के, सामंतों के प्रतिनिधि थे, जिनको राइटिस्ट कहा गया था। ये तब की बात है जब कार्ल मार्क्स पैदा भी नहीं हुए थे। जो लोग बोलते हैं ना कि ये व्यवस्था तो कार्ल मार्क्स ने पैदा कर दी, समाजवाद वाली, कार्ल मार्क्स तो 1818 में पैदा हुए। ये 1789, 80, 82 इस टाइम का बात है। तो ये इस लड़ाई में ये दो वर्ग, मेहनतकश वर्ग और पूंजीपति वर्ग, दोनों का टकराव शुरू से रहा। उस समय पूंजीपतियों की जगह क्या थे? राजा थे, सामंत थे, जमींदार थे। अब इस नई व्यवस्था में कौन आ गया? पूंजीपति आ गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस नई व्यवस्था का इजाद में इस तरीके से वर्गीय स्थिति बनी। इसी के साथ में एक चीज़ और समझना है साथियों कि इसमें दो धाराएं बनी। क्या हुआ? राजाशाही व्यवस्था का अंत हुआ और उसके बाद से एक नई पूंजीवादी व्यवस्था बनी। और नई पूंजीवादी व्यवस्था राजाशाही व्यवस्था से अच्छी थी, इसलिए सबने उसको स्वीकार किया। इसी समय में, जैसे मैंने फ्रांस की क्रांति में आपको बोला, जब स्वतंत्रता, समानता का, बंधुत्व का, भाईचारे का ये नारा फ्रांस की क्रांति में आया, तो जब ये वहाँ का जो मेहनतकश वर्ग था, जिसको थर्ड नेशन कहा गया था, उन्होंने कहा कि हमारा भी राज होना चाहिए। तो यहाँ से गरीबों का जो विचारधारा है, जो जिसको हम समाजवाद कहते हैं, उसका जन्म हुआ। और उसके बाद से जो कार्ल मार्क्स हुए 1818 में, उसके बाद से 1848 में विधिवत इस विचारधारा के रूप में दुनिया के सामने आया। इसलिए हम क्या देखते हैं कि राजाशाही व्यवस्था खत्म होने के बाद
दो तरीके की विचारधारा दुनिया में आई। एक विचारधारा कौन सा था, जिसको हम कहते हैं पूंजीवादी विचारधारा। दूसरा विचारधारा कौन सा था, जिसको हम कहते हैं समाजवादी विचारधारा। पूंजीवादी विचारधारा किसका था? दुनिया के अमीरों का था, पूंजीपतियों का था। उनके भलाई के लिए, उनका तंत्र को विकसित करने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म हुआ और वो उसको चला रहे थे। समाजवादी व्यवस्था किसके लिए थी? आम जनता के लिए थी। आम जनता का मुक्ति का संघर्ष करके उनको आम जनता का राज कायम करना, ये समाजवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट था। यानी समझने की बात यह है कि दो तरीके के राज दुनिया के सामने आ गए। या तो आप पूंजीवादी राज व्यवस्था कायम कर लीजिए या समाजवादी राज व्यवस्था कायम कर लीजिए। तो इस दो ऑप्शन दुनिया के सामने आ गए। इस विकास क्रम को थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब पूंजीवादी व्यवस्था में जो 3-4 कारक मैंने आपको बताए हैं, उसमें क्या क्या इन्होंने किया वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। पूंजीवादी व्यवस्था में एक सबसे जो प्रमुख काम हुआ वो करेंसी। जैसे मैं आपको बताया, पहले राजाशाही व्यवस्था में सिक्के थे, सिक्के रखना मुश्किल थे, सामान ज़्यादा रख नहीं सकते थे। इस नई पूंजीवादी व्यवस्था में एक सबसे बड़ा जो प्रमुख कारक है, प्रमुख तत्व है जिसको ध्यान रखना है, वो था करेंसी, कागज का रुपया। कागज का रुपया इस नई पूंजीवादी व्यवस्था ने शुरू किया। अब इससे क्या हो गया कि कागज का रुपया पैदा करने से पूंजीपतियों के पास ये ऑप्शन हो गया कि वो अनाप शनाप संपत्ति को इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे बड़ा गड़बड़ यहीं से हुआ। पहले अनाप शनाप पैसा इकट्ठा करने का ऑप्शन था ही नहीं। तो ये जो असमानता वाला भाव था, मगर उस बड़े रूप में नहीं था। मगर जैसे ही पैसा करेंसी कागज के रूप में आया तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने का रास्ता बन गया। उसके बाद से पर बैंकिंग सिस्टम आया तो बहुत सारा पैसा को सुरक्षित रखने का रास्ता बन गया कि बैंक में आप 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ कितने भी रख लो, एक काम ये हो गया। दूसरा क्या हुआ इसी के साथ में कि जो पैसा है, पैसे से अर्थव्यवस्था को चलाने का सिस्टम आया। तो उसमें पूरी अर्थव्यवस्था को कैसे बनाया? इस अर्थव्यवस्था ने दो वर्ग नए पैदा किए। जैसे मैंने आपको बताया, एक पूंजीपति वर्ग पैदा हुआ, तो एक मजदूर वर्ग पैदा हुआ। तो जो पूंजीपति वर्ग था उसके पास पैसा था, मजदूर वर्ग के पास मेहनत करके जीना है, वही 2 हाथ थे उसके पास श्रम करके। तो इस नई व्यवस्था ने 2 वर्ग पैदा किए। दोनों वर्गों में जो पूंजीपति वर्ग था उसने इस पैसे से पूंजीवादी जो व्यवस्था पैदा की, उसमें उसने व्यवस्था बनाई कि सब कुछ पैसे से मिलेगा। और जो सब कुछ पैसे से मिलेगा उसमें क्या होगा कि आपको उस पैसे के साथ उन्होंने कनेक्ट किया। औद्योगिक मजदूर जो पैदा हुए उसका जीवन जीने का संसाधन क्या था इस नई व्यवस्था में? अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो गुलामी में क्या था, जो मालिक था उसका जिम्मेदारी था उसको पूरा जिंदा रखना। सामंती व्यवस्था में क्या हुआ था, उसको खेत का टुकड़ा दिया था जिंदा रहने के लिए। अब पूंजीवादी व्यवस्था में क्या है, उसके पास कुछ नहीं है, सब कुछ उससे छिन गया। केवल उसके पास 2 हाथ हैं श्रम करने के लिए, या दिमाग है श्रम करने के लिए। तो अब इस व्यवस्था में उसका जीवन कैसे चलेगा? जो अपना श्रम करके, जो उसको श्रम के बदले में पैसा मिलेगा, उस पैसे से जो सामान खरीदेगा उससे वो अपना जिंदा रहेगा। अब ये व्यवस्था आया, समझ गए होंगे आप मेरे कहने का। तो अब इस व्यवस्था में क्या निर्भरता हो गया कि जो भी पैसा मजदूरी से मिलेगा या वेतन से मिलेगा, उसी में आपको जिंदा रहना है। अब जैसे आप लोग हैं, इसको आप शिक्षक संघ से या शिक्षकों से ले लेते हैं कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, जीवन जीने के संसाधन कहाँ से आएंगे। यदि आप ये सोचते, कोई आदमी ये सोचता है कि मुझे अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छा सा मकान लेना है, तो उसको क्या चाहिए? उसके लिए पैसा चाहिए। और पैसा कैसे आएगा? पैसा आएगा वेतन से, वेतन से आएगा।
जितना वेतन मिलेगा आपको, उस हिसाब से आपका घर होगा, उसी हिसाब से आपका बच्चों क्या स्कूल में जाएंगे, उसी हिसाब से आपका जीवन जीने का स्तर होगा। यानी क्या प्रमुख बात हो गया कि आपको जितना पैसा मिलेगा, यानी आपके श्रम का जितना कीमत मिलेगा, उस तरीके का आपका जीवन जीने का स्तर होगा। ये पूंजीवादी व्यवस्था ने, नए तंत्र ने विकसित किया। यानी उसका श्रम से मिलने वाले पैसे से आपका जीवन स्तर बनेगा। दूसरा बात इसमें क्या था कि आपको श्रम, जो काम है, जिसको जो श्रम करना है, वो बराबर मिलना चाहिए। जिसको हम कहते हैं नौकरी, हम बोलते हैं ना स्थायी नौकरी मिलना चाहिए। हम लोग करते हैं ना परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए, लड़ाई लड़ते हैं परमानेंट नौकरी का। तो परमानेंट नौकरी मिलना चाहिए, तभी आपको रेगुलर हर महीने पैसा मिलेगा। यदि आपका नौकरी ठेकेदारी में कर दिया या कोई कर्मी बना दिया, तो आपका वेतन कम होगा और आपको रेगुलर काम नहीं मिलेगा। तो दो चीज़ें प्रमुख रूप से आई। एक तो आपको काम रेगुलर मिलना है, दूसरा काम का दाम सही तरीके से मिलना है। ये पूंजीवादी व्यवस्था का दो तरीके का शोषण से चालू हुआ। अब तीसरे पक्ष और है, वो भी छीन लिया मजदूरों से। वो क्या है? प्राकृतिक संसाधन। जैसे हम लोग गांव के लोग हैं, हम अगर घर बनाते थे तो पत्थर हम पहाड़ों से ले आते थे, रेत हम नदी से ले आते थे, जंगल से बांस काट लाते थे। आज कर सकते क्या है? नहीं कर सकते। ये भी छीन लिया मेहनत कश मजदूरों से, जनता से। अब इसको छीन के इसको पैसे में मिलेगा। ये आपको रेती डलानी है तो आपको 15,000 20,000, ऐसा हमारा भोपाल में तो बहुत महंगा मिलता है। आपको पत्थर लेना है, इंक्लूड आप मिट्टी भी कहीं से खोद नहीं सकते, मिट्टी खोदोगे तो उसका भी पैसा देना है। तो जो हमारे जीवन में जो प्राकृतिक संसाधन थे, जिनसे हम गुजारा करते थे, वो भी इस सरकार ने छीन लिए। यानी पूरी तरीके से हमको निहत्था बना दिया। पूरे मेहनत कश वर्ग का जो समाज है, उसको निहत्था बना दिया। और उसके सामने दो ऑप्शन थे कि आप मेहनत करना है और मेहनत करके अपना जीवन का गुजारा करना है। ये बात आपको शायद मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा होता वो समझ गए। ये बहुत ही प्रमुख बात है जिसको हमको ध्यान रखना है। मजदूर के सामने क्या चीज़ होती है? अगर हम कहते हैं मजदूर सुखी कब होता है? जब उसको काम मिलता है। हमारे भोपाल में पीठा लगता है, यहाँ पता नहीं पीठे पे मजदूर खड़े होते हैं। रोजाना मजदूर अपना टिफिन लेके वहाँ जाता है। जिस दिन उसको काम मिलता है वो खुशी होता है उसको, जिस दिन काम नहीं मिलता है तो बड़ा हताश होकर घर जाता है। और घर जब जाता है तो उसका पत्नी बच्चे उसके तरफ चेहरे देख के निराश होते कि आज काम नहीं मिला है तो हमको अब पैसा कैसे मिलेगा। तो एक तो काम मिलना बहुत ही प्रमुख बात है। तो अब इस पूंजीवादी व्यवस्था ने जो मजदूर सुखी कब होगा? जब उसको काम मिलेगा। दुखी कब होगा? जब उसको काम नहीं मिलेगा। तो उसका जीवन का सुख दुख क्या है? काम मिलना तो सुखी, नहीं मिलना तो दुखी। अब काम में अच्छा वेतन मिलेगा या परमानेंट नौकरी मिल जाएगा आप लोगों के जैसा, तो बहुत खुशी होगा वो। और अगर उसको ठेकेदारी में नौकरी मिल जाएगा, या आपके यहाँ शिक्षकों में और भी कई नई नई ग्रेड बनाई हुई हैं सरकारों ने, मध्य प्रदेश में तो है, उस तरीके का कोई नौकरी मिला जिसमें वेतन कम है, तो आप ज़्यादा खुशी नहीं होगा। आपको जब अच्छा वेतन मिलेगा तो ज़्यादा खुशी हो गया। तो हमारा सुखी होना, दुखी होना, हमारे परिवार का सुखी होना और दुखी होना किस पे निर्भर है? हमें बराबर काम मिलना है और अच्छा वेतन मिलना है। अब पूंजीपतियों का जो ये सरकारें हैं, ने क्या किया? पूंजीपति क्या चाहता है? आप अपनी थोड़ी देर के लिए आप अपनी सरकार को पूंजीपति मान लो, आप अपने हिसाब से, क्योंकि सरकार भी आप पूंजीपति की तरह ही काम कर रही है। तो पूंजीपति क्या चाहता है? मैं कारखाने में नौकरी कर रहा हूँ तो हम बहुत अच्छी तरीके से उस बात को समझते हैं। पूंजीपति ये चाहता है सस्ता लेबर मिले, चाहता है ना। नरेंद्र मोदी साहब अपना वहाँ से घोषणा किए लाल किले से, हम सस्ता लेबर देंगे दुनिया के पूंजीपतियों को। दुनिया में जा रहा और दुनिया को कह रहा कि सस्ता लेबर हमारे पास है, हमारे पास बहुत नौजवान है, सस्ते में मिलेगा, हमारे देश में आओ।
तो सरकार क्या चाहता है? सरकार ये चाहता है कि सस्ता लेबर पूंजीपतियों को मिले, सरकार को मिले। तो जो सस्ता लेबर कैसे होगा, आप लोग बताइए मुझे, सस्ता लेबर कैसे होगा? थोड़ा बातचीत करेंगे तो थोड़ा मजा आएगा चर्चा में। मैंने थोड़ा बैक समझा दिया, मैं आपसे वार्तालाप करते हुए आगे बढ़ूंगा। सस्ता लेबर कैसे होगा? कोई साथी थोड़ा आइडिया देगा, कैसे होगा सस्ता लेबर? देखो, पूंजीपति चाहता है सस्ता लेबर। सस्ता लेबर दो कारण से होगा। एक कारण क्या है? बेरोजगारी पैदा हो। बेरोजगारी पैदा होगा तो लेबर सस्ता होगा। आज की तारीख में कारखानों में इतना सस्ता लेबर है कि एक युवा बुलाओ 8,000 10,000 में और 1,000 खड़े हो जाते। तो ये सस्ता लेबर कैसे हुआ? बेरोजगारी पैदा करके सस्ता लेबर। दूसरा जो सरकार है, सरकार ऐसा नीतियां जो बनाए कि बेरोजगारी ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो। तो बेरोजगारी पैदा होगी तो जो है सस्ता लेबर होगा। दूसरा जो है सस्ती लेबर कैसे होगी कि उसको जो श्रम है उसकी कीमत कम करना पड़ेगा। जैसे आप परमानेंट कारखाने में मजदूर हैं, मैं जैसे मेरा वेतन 60,000 है, मेरी जगह में जो ठेका मजदूर काम करता उसका वेतन 8,000 है, 10,000 है। आप भी वैसे होंगे, आप जो परमानेंट आपके जो शिक्षा कर्मी होंगे उनका वेतन ज़्यादा होगा, जो आपके ठेके में होंगे और अलग तरीके की जो नई भर्ती होंगे उनका वेतन कम होगा। तो दूसरा सस्ता श्रम करने के लिए क्या करना है? स्थायी रोजगार को खत्म करना है। क्या करना है? स्थायी रोजगार को खत्म करना है, परमानेंट नहीं करना है, सस्ता श्रम करना है। इसलिए सरकारें क्या कर रही हैं? सबसे ज़्यादा श्रम कानून को खत्म करने में क्या किया है? परमानेंट नौकरी को खत्म किया है। आपके यहाँ भी शिक्षकों में जो परमानेंट शिक्षक हैं उनकी भर्ती कम से कम हो रही होगी, वो आने वाले समय में और कम होगी। श्रम सस्ता करने के लिए एक तो बेरोजगारी पैदा करना पड़ेगा, दूसरा स्थायी नौकरी को खत्म करना पड़ेगा। अब गुलामी कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुलामी और ज़्यादा शोषण करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेरोजगारी जो है वो बढ़ानी है, उसके साथ में आपको जो काम है, काम को जो कीमत है उसको कम से कम करना है और कम दिनों तक काम देना है। बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये होता है ना कि एक बुलाओ तो 10 खड़े हैं। फिर वहाँ कारखानों में गुलामी कैसे होती है कि अगर आपने कारखाने के अंदर बोला कि 8 घंटे का काम है, काम ज़्यादा दोगे तो भी आप चुपचाप करोगे। आपको ओवर टाइम कराएगा तो आप मना नहीं करोगे। वो आपने मना किया तो उसने क्या बोलेगा? कल से मत आना, क्योंकि बाहर बेरोजगारी है तो दूसरे को बुला लेंगे। ऐसे करके गुलाम बनाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ये भी इसी गुलामी के शिकार हैं। और आज की तारीख में जिनके भी लोग कारखानों में काम करते होंगे वो 12 घंटे 14 घंटे का ड्यूटी हो गया। वर्कर्स का नहीं, वह हमारे जो बच्चे पढ़ के इंजीनियर बन रहे हैं, जो कारखानों में जाके नौकरी कर रहे हैं, उनका हालत ये है कि वो 12 घंटे 10 घंटे से नीचे काम नहीं कर रहे। और आईटी वाले तो बंदे रात रात भर लगे रहते हैं, यानी काम के घंटे का टाइम खत्म हो गया। और गुलामी इस तरीके से हो गया, क्यों हो गया कि आप उनको मना नहीं कर सकते। मना करोगे तो आपको बोलेंगे कल से मत आना। ये परिस्थिति क्यों सरकार पैदा कर रही है? क्योंकि श्रम सस्ता करना है। और ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलिए हमारे आने वाले जो हमारे बच्चे हैं, आपका ज़िंदगी तो कैसे भी निकल जाएगा, मगर आपके बच्चों का ज़िंदगी इसी संघर्ष में गुजरेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो आने वाला समय का चुनौती है। तो श्रम सस्ता करने के लिए सरकार ने बेरोजगारी को बढ़ाया, स्थायी नौकरी को खत्म करने का घोषणा किया। उसके बाद से उन्होंने उसमें नई तरीके की एक गुलामी की व्यवस्था कायम की। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। इसके बाद साथियों क्या हुआ कि श्रम सस्ता का एक लेवल और होता है।
न्यूनतम वेतन एक आप जानते होंगे सारे लोग, न्यूनतम वेतन कैसे बनता है? न्यूनतम वेतन बनता है जो आपको जीवन जीने के संसाधन लगते हैं उनका कितना कॉस्ट है। इसलिए आप देखेंगे सबसे जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं उनका सबसे सस्ता श्रम होता है, जो बड़े मकानों में रहते हैं उनका सबसे महंगा श्रम होता है। यानी श्रम का जो कीमत है उसके स्तर से तय होती है। यदि सबसे सस्ता श्रम करना है तो जो मिडिल क्लास आदमी है उसको झुग्गियों में धकेलना है, मतलब उसको गरीब करना है, उसकी अगली पीढ़ी गरीब करनी है। जितना उसको गरीब करेंगे उतना सस्ता श्रम होगा। इस थ्योरी को भी आप लोग ध्यान रखना है क्योंकि ये थ्योरी आगे हमारे देश में आने वाली है। अब साथियों मैं आपको थोड़ा सा श्रम कानूनों का जो इतिहास है वो बता देता हूँ। हमारे सामने ये भी समझना जरूरी है। अब इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आगे फिर कवर करूँगा। श्रम कानून कहाँ से बने? हम जो आप लोग जो आपका एग्रीमेंट होता है ना, बेज रिवीजन करती ना आपका यूनियन सरकार के साथ में, ये बेज रिवीजन का अधिकार कहाँ से मिला, किसने दे दिया ये? इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हम समझते हैं। आपको पता है कि दुनिया में जैसे भी ये आया था नया व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, उसके बाद से दुनिया में दो तरीके की विचारधाराएं आई और 1848 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का विचारधारा आया, कार्ल मार्क्स ने दिया, उसके बाद से कम्युनिस्ट घोषणा पत्र एक जारी हुआ था 1848 में। उसके बाद से दुनिया के पूंजीपतियों के सामने, दुनिया के मेहनत कश वर्ग के सामने एक व्यवस्थित व्यवस्था सामने आ गई। उसमें समझाया गया कि आपको अगर अपनी इस गरीबी से, इस दुर्दशा से मुक्त होना तो ये रास्ता है, उस रास्ता को बताया गया था। उसके बाद से क्या हुआ कि इस विचार को दुनिया के मजदूरों ने सुना और उसके बाद से उन्होंने एकजुट होकर यूनियनें बनाना शुरू हुई। वहाँ से यूनियनें बनना चालू हुई, श्रमिक कारखानों में इकट्ठा होना शुरू हो गए। और सबसे पहले मांग क्या हुई? 8 घंटे का काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार समाज के लिए। पहले काम का कोई टाइम नहीं था। बच्चे जो है माँ बाप उसके बाप को पहचानते नहीं थे। सुबह बिल्कुल अंधेरे में जाना है और रात को अंधेरे में आना है। तो ये लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई में 1886 में घटना घटी जिसको हम घटना से मजदूर दिवस को मनाते हैं। उसके बाद से 1917 में रूस की क्रांति हुई। उसके बाद से दुनिया के बहुत सारे देशों में एकदम मजदूर जागरूक हो गए, बड़ी बड़ी यूनियनें बनने लगी, एकदम क्रांति होने लगी। इस पूरी दुर्दशा से डर के दुनिया के पूंजीपतियों ने ये घोषणा की कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लाएंगे। मैंने बहुत शॉर्ट में बता दिया आपको, बहुत लंबा विषय है मगर बहुत शॉर्ट में बता दिया। तो यहाँ से पूंजीपतियों ने कहा कि हम कल्याणकारी राज्य की अवधारणा लेके आएंगे दुनिया में। उसके बाद से साथियों पूंजीपतियों ने, देशों ने कहा कि हम आपको स्थायी नौकरी देंगे, आपको ट्रेड यूनियन का राइट देंगे, आपको सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार देंगे, आपको सुरक्षा का कानून बनाएंगे, आपके घंटे तय होंगे, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाएंगे, आपको अस्पताल बनाएंगे, आपको रहने के लिए मकान बनाएंगे। इस सारा व्यवस्था का घोषणा किया, यहाँ से पैदा हुआ। इसके बाद से हमारे देश में सबसे पहले 1923 में एक बना था, क्षतिपूर्ति का कानून बना था कि कोई मर जाएगा तो उसको कुछ देना है कारखाने में। 1926 में ट्रेड यूनियन कानून बना था, ट्रेड यूनियन एक्ट, यूनियन बनाने का कानून। यहीं से हमको एग्रीमेंट करने का अधिकार मिला था, जिसको कहते हैं सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार, जिसको आप लोग कहते हैं बेज रिवीजन। जो बेज रिवीजन है इस कानून से पैदा हुआ था। 1926 का एक्ट बना था। इस समय अंग्रेजों का राज था। बाकी हमारा जो कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक संबंध अधिनियम 1947, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1936, ये सारे कानून आज़ादी के पहले मिले थे। इसको अच्छी तरीके से दिमाग में रखिए। आज़ादी के बाद से हमारे साथ क्या हुआ वो मैं बताऊंगा, मगर हमने ये सारे हमारे श्रमिकों के जो अधिकार आज खत्म किए जा रहे हैं, ये सारे अधिकार आज़ादी के पहले अंग्रेजों से हासिल किए थे। अंग्रेज हमारे देश में थे। इसके बाद से हमारा देश आज़ाद हुआ।
उसके बाद से 1965 में एक बोनस का एक्ट बना, उसके बाद से 1971-72 में ठेका मजदूर का एक्ट बना। उस वहाँ से ठेका मजदूर का एक्ट बनने के बाद से ये स्थिति पैदा हो गई कि भैया अब इन कानूनों को, यहाँ के पूंजीपतियों ने कहा कि भैया ये कानून बहुत बेकार है, इनको ख़त्म करो, हम इनको इतना परमानेंट नहीं कर सकते, इतना सारा वेतन नहीं दे सकते हैं। यहाँ से 1971-72 से कारखानों के अंदर ठेका मजदूर रखने की प्रथा चालू हुई। जब ठेका मजदूरों को रखा गया तब ये कहा गया था कि ठेका मजदूरों को कुछ जगह रख रहे हैं, जैसे लोडिंग अनलोडिंग में, कारखाने की भाषा में बोल रहा हूँ, या जो कभी कभार पुताई होना है, शेड बनना है, इसमें रखा जाएगा। मतलब जो रेगुलर काम है, जो कारखाने में रोजाना काम होगा, उसमें परमानेंट मजदूर ही लगेगा, ये एक्ट में था। तो इसमें यह भी लिखा था कि जो ठेका मजदूर यदि परमानेंट मजदूर के जैसा काम करता है तो उसको परमानेंट मजदूर के बराबर वेतन भत्ते दिए जाएंगे। ये आज भी इस एक्ट में लिखा हुआ है। आपके शिक्षकों में जो आपके ठेकेदारी में शिक्षक होंगे, वो स्थायी शिक्षक होंगे, दोनों यदि एक जैसा काम करते हैं तो ठेकेदारी वाले शिक्षक को भी परमानेंट के बराबर वेतन भत्ते देना है। ये आज भी ठेका वाले एक्ट के कानून में लिखा हुआ है, मगर वो कोई ना तो हमें पता है और ना वो लागू हो पाया। इसके बाद से साथियों एक दौर चला 1991 तक। 1991 में रूस का विखंडन हुआ, समाजवादी व्यवस्था का जो देश था वो खत्म हुआ। उसके बाद से ये घोषणा हुई कि अब समाजवाद नाम का चीज खत्म हो गया। दुनिया के पूंजीपतियों ने राहत की सांस ली। 1917 से लेके 1991 तक जो मजदूरों ने को मिला था वो वही बचा, और 1991 के बाद नई आर्थिक नीतियों के नाम से दुनिया के पूंजीपतियों ने एक नया एजेंडा लेके आए, जिसमें उन्होंने कहा कि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी इसको अब खत्म कर दो। क्यों? क्योंकि अब मजदूर का राज आने का संभावना खत्म हो गया और मजदूर अब इकट्ठा होने वाला नहीं और मजदूर का कोई समाजवाद वाला व्यवस्था आने वाला नहीं। इसलिए अब नई तरीके का एक व्यवस्था आएगा। यहाँ से साथियों नई आर्थिक नीति आना शुरू होता है, और नई आर्थिक नीति में जो चीज़ें चलती हैं उसमें सबसे पहला जो 2-3 काम होता है कि आपको श्रम कानूनों को खत्म करना है। पहला लक्ष्य क्या था? वर्ल्ड बैंक और इनके कंडीशन में सबसे पहला लक्ष्य था WTO की सबकी में कि आपको श्रम कानून खत्म करना है। श्रम कानून में क्या खत्म करना है? परमानेंट नौकरी खत्म करनी है। श्रम कानून खत्म करने, इसके अंदर परमानेंट नौकरी खत्म करनी है, और इसको पूरे बाजार के ऊपर छोड़ना है, बाजार के ऊपर छोड़ना है। दूसरा, सभी तरीके की सब्सिडी खत्म करना है। किसी भी तरीके की सब्सिडी नहीं मिलना है, किसी भी तरीके का सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलना है। शिक्षा, स्वास्थ्य सारा सरकारी नहीं होना है, ये बाजार पे छोड़ना। यानी जो कुछ पाया था सबको छीनने का दौर शुरू हुआ। कि मैंने विकास क्रम आपको समझो, इसको दिमाग में बैठा लिए, कैसे हमने हासिल किया, कैसे हमसे छीन लिया। उसके बाद से साथियों जो आयात शुल्क उसको हटाया, दुनिया के बाजार खुले, ये बहुत सारी कंडीशन है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और अगला जो इसमें 3 चीज़ें आई थी इसके अंदर, जिसमें ये कहा गया कि सारी सरकारी विभागों का, सरकारी सेवाओं का निजीकरण करना है आपको, और ये उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण के नाम से ये सारा नई आर्थिक नीतियाँ लेके आए थे। भूमंडलीकरण के नाम से उन्होंने पूरी दुनिया को कहा बाजार एक है। उदारीकरण के नाम से उन्होंने कहा कि पूरे जितने भी बैरियर लगे हैं सब तोड़ दो, पूरा दुनिया एक बाजार है। निजीकरण के नाम से कहा कि जो भी सब कुछ है तुम्हारे पास, सरकारी कंपनी, सरकारी सेवा, सब कुछ आपको पूंजीपतियों को देना है, निजी कंपनियों को देना है, सबका निजीकरण करना है। और निजीकरण करने के बाद से सब लोग बाजार से जितना जिसका क्षमता है उसके आधार पर वो सुविधाएं खरीदना है। ठीक है, अब खरीदने कॉन्सेप्ट आपको मैंने पहले श्रमिकों का दुर्दशा कर दिया, सारा चीज़ बाजार पे छुड़वाने का इस नीतियों में आया। उसके बाद से साथियों क्या हुआ, जो
1999 से 2000 के बीच में जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, इस सरकार ने सबसे ज़्यादा इसको, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसको लागू किया। कांग्रेस ने चालू किया, कांग्रेस और भाजपा दोनों ने मिलकर किया, मगर कांग्रेस उसको स्लो मोशन में चला रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार के समय में इन्होंने एकदम से उसको बहुत तेज़ी से सारे नीतियों को लागू किया। आपको याद होगा उन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया था, जिसको सारा कंपनी बेचने के लिए मंत्रालय बना दिया था। उसके अलावा सारे श्रम कानून को कमज़ोर करने का काम किया। आपका जो पुराना एनपीएस कौन सी स्कीम है वो आपकी पेंशन वाला, उसी समय ख़त्म हुआ। ये बहुत सारे जो बेसिक चीज़ें उस समय बन गई। वो इनका समझता कि आगे इनका सरकार आएगा, मगर फिर दूसरा सरकार आ गया और उसमें लेफ्ट का सपोर्ट था, वामपंथियों का, कांग्रेस का मिला के सरकार बना। ये एक ऐसा सरकार था जिसमें सबसे सही कानून बने। और ये कानून क्यों बने? क्योंकि इसमें वामपंथियों का समर्थन था। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में इन्होंने इस कंडीशन में ये काम कराए जिसमें वन अधिकार कानून, जिसके अंदर सूचना का अधिकार, जिसके अंदर 60,000 करोड़ का कर्जा माफी का हुआ, शिक्षा को कानूनी अधिकार मिला, फूड सिक्योरिटी बिल आया, स्वास्थ्य को कानूनी अधिकार मिला, मनरेगा योजना आया। ये आम जनता की जो बेसिक चीज़ें वो आई। अगला जो सत्र था उसमें फिर कांग्रेस आई और उसमें सारा चीज़ वापस उन्होंने, ये चलता रहा मगर नया चीज़ कुछ नहीं हुआ। 2014 में जो है मोदी साहब आ गए। 2014 में जैसे ही मोदी साहब आए तो उन्होंने कहा कि अब हम इसको नई आर्थिक नीतियों को, पहला उनका भाषण था जिसमें उन्होंने कहा था लाल किले से कि हम ये सारे पुराने 44 श्रम कानून को ख़त्म करेंगे, 4 संहिता बनाएंगे। पता नहीं कितने लोगों को याद। लाल फीताशाही खत्म करेंगे, अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन करेंगे। तो जैसे ही ताबड़तोड़ इन्होंने एफडीआई को लेके आए हो। दूसरा ध्यान रखना है कि सरकार में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का सबसे बड़ा जो ताकतवर उनका दम है वो ये कि झूठ को भी बहुत दम से बोलते हैं। झूठ को इतने दम से बोलते हैं कि सच्चा आदमी भी कंफ्यूज हो जाता है। और आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने एफडीआई का विरोध किया। आपको आरएसएस का एक संगठन था स्वदेशी जागरण मंच, हो सकता आप लोगों को नाम याद होगा। स्वदेशी जागरण मंच बहुत ताकत से विदेशी कंपनियों का निजीकरण का, इसका सबका विरोध कर रहा था जब कांग्रेस ही इसकी बात कर रहे थे 2014 के पहले। और अभी भाषण है मोदी के कई जिसमें इतना तरीके से समझा रहे हो कि हमारा गांव का जो है रोजगार चला जाएगा। बहुत ही इन्होंने विरोध किया। इन्होंने आधार कार्ड का विरोध किया, इन्होंने जीएसटी का विरोध किया, इन्होंने उन सारी चीज़ों का विरोध किया बहुत ताकतवर तरीके से, जिससे जनता गुमराह होकर के इनको वोट करते। और वो झूठ अलग बोले कि हम 2000 रोजगार लाएंगे, 14 लाख खाते में आएंगे, फलाना ढंग का बहुत सारा बोला। अब जैसे ही आए इनने क्या किया ये समझना है। इनका एजेंडा असल में क्या था? इन्होंने आके सबसे पहले 100% एफडीआई को किया, श्रम कानूनों को ख़त्म करने की घोषणा की, जीएसटी को लाने की बात की। और इसके बाद से सारे जितने भी ये आरएसएस के और इनके लोग थे सारे चुपचाप अपने बिलों में घुस गए, चुपचाप घुस गए। इसके बाद से फिर स्वदेशी जागरण मंच जैसे मंच और आरएसएस का कोई बंदा निजीकरण के खिलाफ बोलते नहीं मिला होगा, कोई भी आर्थिक सवाल के बारे में बोलते नहीं मिला होगा। और उसके आगे इन्होंने क्या किया? अप्रेंटिस एक्ट में संशोधन किया। उसमें क्या किया कि अप्रेंटिस एक्ट को एक्चुअल उसमें ट्रेनिंग का प्रोग्राम है, आप उसको मैन पावर की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कारखानों में। इन्होंने क्या किया? उसको मैन पावर की तरह इस्तेमाल करने का रास्ता खोल दिया। और उसको एक स्टाइपेंड मिलेगा, रेगुलर कर्मचारी नहीं रहेगा, 1 साल 2 साल का अप्रेंटिस कराएगा, उसके बाद उसको निकाल देंगे। दूसरा ट्रेनिंग को जस्टिफाई किया, ट्रेनिंग 1 साल की 2 साल करेगा, उसको निकाल देंगे। ये वो टूल है जिससे परमानेंट नौकरी को ख़त्म किया। और जो सस्ता मैन पावर मोदी साहब ने देश के पूंजीपतियों को, सरकारों को दिया, ये मैं टॉपिक बता रहा हूँ आपको। उसके बाद से एक फिक्स टर्म कानून लेके आए थे। ये एक्चुअल मध्य प्रदेश में आया था, बाद में राजस्थान में भी आया। उसके बाद से 2018 में नरेंद्र मोदी ने देश भर पे लागू कर दिया।
फिक्स टर्म कानून आने के बाद से परमानेंट जो रोजगार है वो खत्म हो गया। ये बहुत ही बड़ी बात है जिसको आप लोग दिमाग में बिठा लीजिए। फिक्स टर्म में या नियत अवधि कर्मचारी 1 साल के लिए भर्ती कर लो, 2 साल के लिए कर लो, 10 साल के लिए कर लो, 1-1 साल उसको जिंदगी भर भर्ती करो। अब ऐसा कानून बना दिया तो कोई परमानेंट करेगा? हमारे बच्चों को करेगा कोई परमानेंट? तो इन्होंने इस कानून को लाके परमानेंट नौकरी को रेगुलर खत्म कर दिया। भविष्य में अब किसी को भी परमानेंट नौकरी नहीं मिलेगा, हमारे बच्चों को, ये आप ध्यान रखना। तो फिक्स टर्म लेके आए, उसके बाद आउटसोर्स कर्मचारी लेके आए कि कर्मचारी हम बेंगलोर की कंपनी के होंगे और काम करेंगे भोपाल की कंपनी में। आउटसोर्स कर्मचारी, ये बहुत बड़ा, मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकता वो बेचारा, उसको कुछ कहना है तो उसका मालिक बेंगलोर में बैठा है। तो आउटसोर्स कर्मचारी लेके आए। सरकारी विभागों में स्कीम वर्कर लेके आए, स्कीम वर्कर, आशा, उषा, मतदान, ये सारा स्कीम वर्कर लेके आए। दूसरा संविदा कर्मी, हर सरकारी विभागों में, मध्य प्रदेश में तो बहुत टाइप के कर्मी हैं, हर विभाग में कर्मी है, रेगुलर मैन पावर नहीं है, हर तरीके का कर्मी है, कोई डिपार्टमेंट नहीं। तो ये सब लेके आए। उसके अलावा ठेका मजदूर को भी लेके आए। एक नीम करके ट्रेनी लेके आए। ये बेचारे जो हमारे बच्चे जो डिग्री डिप्लोमा करके जाते हैं, उनका नए तरीके का एक ट्रेनिंग लेके आए, जिसमें उसको 2 साल ट्रेनिंग कराएंगे, 2 साल बाद हटा देंगे, स्टाइपेंड देंगे, रेगुलर काम करने का जरूरत नहीं है। और भी कई नाम से बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाए। इनका मकसद क्या है? अब एक कंक्लूजन है जिसको आप समझ पाएंगे। मोदी साहब ने जो ये किया, ये क्यों किया? इससे 2 काम किए। क्या किए? सस्ता मैन पावर और गुलामी करने के लिए मजबूर कर। मालिक को क्या चाहिए था? सस्ता मैन पावर। सरकार को क्या चाहिए था? सस्ता मैन पावर। और ऐसा आदमी चाहिए जो बात ना करे, ट्रेड यूनियन की बात ना करे, गुलामी करे, यस्सर करे। तो ये सब बना के उन्होंने रेगुलर नौकरी को ख़त्म कर दिया। अभी क्या हो रहा है कि ये नौकरी में जो बच्चे जा रहे हैं, कारखानों का प्रैक्टिकल अनुभव मैं बता रहा हूँ, 25 साल तक के बच्चों को ले रहे हैं, ओनली 25 ईयर। 25 साल से ऊपर के बच्चों का भर्ती नहीं है, लोगों का भर्ती नहीं है। और इतनी बेरोजगारी पैदा करती है कि ये बच्चे स्कूलों से आते हैं, 18 साल होते ही 19 साल में लेते हैं, 18 साल जैसे हो जाता है, और 2 साल उनका ट्रेनिंग कराते हैं, या 2 साल अप्रेंटिस कराते हैं, 2 साल ट्रेनिंग कराते हैं, 1 साल ट्रेनिंग करा देते हैं, और 4 साल में बाहर कर देते हैं। 5 साल क्यों नहीं? क्योंकि उनको ग्रेजुएटी देना पड़ेगी। ग्रेजुएटी आप समझते होंगे 5 साल में लागू हो जाती है, तो 4 साल में निकाल देंगे। ऐसे करके कारखाने फ्री में चले। तो क्या क्या फायदा हुआ इससे? क्या फायदा हुआ? आम जनता का जो पैसा है वो पैसा निकाल करके मोदी साहब ने पूंजीपतियों के जेब में डाल दिया। लाखों, लाख, हजार करोड़ डाल दिया। नहीं डाल दिया? कैसे डाल दिया समझाऊं? ऐसे डाल दिया। आपसे बताता हूँ। आपका एक ट्रेनिंग का लड़का होगा जो आपका शिक्षक होगा, सबसे कम वेतन कितने का है राजस्थान में? शिक्षकों में सबसे कम वेतन कितना है? किस ग्रेड का है? कोई बताएंगे? आप क्या कोई कर्मी वगैरह होंगे ना? शिक्षा विभाग में कोई है? हैं? हाँ, मान लो कम से कम 15,000 वेतन है। चलो मान लो 15 होगा, 13,000। हाँ, महावाड़ी कर लो, ठीक है, 13,000 मिनिमम है। ऐसी कारखाने में जो ठेका मजदूर है उसका नौकरी कितना है? उसका वेतन भी 13,000 मान लेते हैं, ठीक है? या गणित के लिए 10,000 मान लो, क्या गुणा भाग करने में सीधा 10,000। मैं परमानेंट हूं तो मेरा वेतन कितना है कारखाने में? 60,000। आप जो परमानेंट बैठे, आपका वेतन मैं मान लेता हूं 60,000, ठीक है? तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो वो कर रहा है, मैं भी वही काम कर रहा हूं जो दूसरा काम कर रहा है। अब मेरे को कितना ज़्यादा देना पड़ रहा है? 50,000। 50,000 एक महीने का 50,000 एक आदमी का। 10 आदमी का कितना होगा? 5 लाख। 100 आदमी का कितना होगा? 50 लाख। अब आप ऐसे जोड़ लीजिए, लाखों लोग, कई लाख करोड़ लोग काम कर रहे हैं। आप बिंदी नहीं लगा पाएंगे, इतना पैसा होगा। इसी से असमानता बढ़ रहा, गरीब और गरीब हो रहा, पूंजीपति और बड़ा पूंजीपति हो। तो
तो मोदी साहब ने कैसे पैसा निकाला जनता का जेब से? निकाला ना, और कैसे डाल दिया आपको पता चला? किसी को समझ आया? हम मोदी साहब की जय जय कर रहे हैं। बहुत सारे मोदी भक्त मिल जाएंगे आपको। तो इस तरीके से इस सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने, जो पूंजीपतियों की सरकार है, ठोस कैपिटलिस्ट की सरकार है, उन्होंने मजदूर को कमज़ोर किया, मजदूर को गुलाम बनाया, मजदूर को मिलने वाले पैसे को पूंजीपतियों की जेब में डाला। अब इससे क्या समस्या पैदा होगी? हमारा आपका जो बच्चा है उसका जीवन स्तर गिरेगा। उनका जो उनसे भी नीचे वाला है उनका और नीचे गिरेगा। इसलिए समाज में बहुत बड़ा समाज जो है जिसका जीवन स्तर नीचे गिर जाएगा, गरीब होगा। और गरीब होगा तो क्या होगा? क्या होगा? दिक्कत होगा। मगर पूंजीपति के लिए फायदा होगा, नुकसान होगा? क्योंकि जितना ज़्यादा गरीब होगा उतना ज़्यादा सस्ता श्रम होगा। तो मोदी साहब और मोदी साहब के दोस्त क्या चाहते हैं? सस्ता श्रम चाहिए। अब इस कंटेस्ट में आप सारी नीतियों का अंदाजा लगा लीजिए। मोदी साहब की जितनी भी नीतियां बना रहे हैं सबका बेसिक समझ उनका यही है। इसलिए आने वाले टाइम में आपके स्टेट में भी जो रेगुलर कर्मचारी हैं, आप परमानेंट है, उनकी संख्या कैसे भी कम होगी। हो सकता बीआरएस आए, हो सकता छटनी करने की कोशिश करें, हो सकता वो जो रिटायरमेंट होते जाए उनकी जगह नई भर्ती नहीं करेंगे। नई जो भर्तियां होंगी उनमें ठेकेदारी में अलग अलग कर्मी होंगे, उनका वेतन कम होगा। तो ये आने वाला समय का चुनौती है जिसको हमको चुनौती के रूप में समझना है। जो सबसे बड़ा चुनौती हमारे सामने है। दूसरा साथियों, जो नई शिक्षा नीति आ रही है आपके लिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, टाइम काफ़ी हो गया होगा, 1:45 बज रहे हैं। तो नई शिक्षा नीति में बेसिक 2-3 चीज़ें हैं जो आपके लिए समझना जरूरी है। ये क्या है? इसमें ये कहा गया है कि एक तो निजीकरण का रास्ता खोला है उन्होंने। निजीकरण की स्थिति क्या है जो आपके यहाँ है? सरकारी स्कूलों का क्या हाल है आपको पता है। साथ में इन्होंने ये कहा है कि शिक्षा के अंदर वो तकनीकी मैन पावर लाएंगे। टेक्निकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल होगा बड़ी ताकतवर तरीके से। 6वीं से वो लैंग्वेज पढ़ाएंगे कंप्यूटर की, 6वीं क्लास से, पहले से तीसरी कर दी। अब इसका असर क्या है उस बात को समझना। आप सारे लोग जितने यहाँ बैठे हैं, इस नए तरीके का जो शिक्षण जो लाने वाले इस नए शिक्षा की नीति से, क्या आपका इसके लिए कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम है? इसके अंदर, इस पूरी पॉलिसी के अंदर कहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है कि इतने सारे जो शिक्षक हैं, जो कई लाख हैं, इनको इस तकनीकी के साथ काम करने के लिए कैसे तैयार किया जाएगा। आप लोग क्या लैंग्वेज पढ़ा सकते हो? कंप्यूटर की लैंग्वेज पढ़ा सकते हो? या आप ऑनलाइन क्लासेस जो कंप्यूटर का है वो कर सकते हो? टेक्निकल अनुभव है आपको? तो इससे ये जो पुराना मैन पावर है उसके सामने आने वाले समय में संकट आने वाला है कि हमारा उपयोग क्या होगा। हमको गैर उपयोगी बनाया जाएगा, ये सबसे बड़ा संकट है। और गैर उपयोगी बना के नाकारा घोषित किया जाएगा। सरकारी जो मास्टर है वैसे ही नाकारा घोषित है, और आपको अलग बैठा दिया जाएगा। दिन भर बैठे रहोगे, उसके वीडियो बना के डाले जाएंगे कि देखो 8-8 घंटे बैठ के जा रहे, कोई काम नहीं है इनके लिए, जबरन का 60-60 हज़ार ले रहे हैं। तो इस तरीके से सरकारी जो मशीनरी है उसके खिलाफ माहौल बनेगा आने वाले टाइम में। जो जिसको हमको समझना है वो इसको तार्किकता के साथ आपके संगठन को भी हमको ताकतवर बनाने के लिए ये एजेंडा लेना है कि भैया हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम कराओ, हमको तैयार करो, हम पढ़ाएंगे तुम्हारा इंटेलिजेंस वाला, मगर हमको तैयार तो करो। इसलिए अब तैयार नहीं कराओगे तो हम कैसे पढ़ा देंगे, और फिर बाद में बोलोगे किसी काम के नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा चुनौती जो तकनीकी के नाम पे आने वाली है। दूसरा जो साथियों है वो जिस तरीके से शिक्षा का निजीकरण होने के बाद जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि बच्चों का
इसका फीस बढ़ने वाला है, काम करने के तरीके बढ़ने वाले हैं, तो जो नई भर्तियां होंगी वो बहुत ही कम वेतन में होगी, वो सारा भर्ती अस्थायी होने वाला है। सरकारी स्कूलों में, आज प्राइवेट स्कूलों में और सरकारी स्कूलों में वेतन का कितना अंतर है? जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें तो बहुत कम वेतन है। सरकारी स्कूल की बात करते हम तो वहाँ तो यहाँ से भी बुरा हाल है, तो आगे और बुरा हाल होने वाला है। ये हमको साथियों ध्यान रखना है। वो जिस तरीके की शिक्षा महंगी होनी है, उसमें जो आम जनता है उसको पढ़ना मुश्किल होना है। इसमें उच्च शिक्षा में तो उन्होंने कह दिया सब कुछ लोन से होगा, कॉलेज भी लोन लेंगे, वो चुकाने के लिए फीस बढ़ाएंगे और फिर बच्चों को भी लोन देंगे पढ़ने के लिए, तो पढ़ के चुकाएंगे, सब लोन पे चलने वाला। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये चुनौतियाँ आपके सामने आने वाली हैं भविष्य में, जिसके लिए आपको संगठन को मजबूत करके, आपको एकजुट होकर के आगे बढ़ना होगा, तभी आने वाले समय में हम अपना कर पाएंगे। अब साथियों अंत में एक सबसे बड़ी जो चुनौती है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो है एकजुटता, एकता कायम करना। अब यहाँ बैठे हॉल में लोग, आप कुछ ही लोग हो, आपका पूरा मध्य प्रदेश के शिक्षकों को इकट्ठा करना सबसे कठिन काम। 100% लोगों को इकट्ठा करना सबसे कठिन काम। उसके बाद से फिर सारे मेहनत कश वर्ग को, जैसे आप अलग हो गया, फिर बैंक वाले अलग हैं, बीमा वाले अलग हैं, हॉस्पिटल वाले अलग हैं, आशा उषा आंगनवाड़ी अलग हैं, ऐसे करके पूरे स्टेट में देखोगे तो आपको 100-200 संगठन अलग अलग हैं, अलग अलग मोर्चों के। उनको सबको इकट्ठा करना कठिन काम है। उसके साथ में कारखाने के में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको इकट्ठा करना मुश्किल काम है। उसके बाद से फिर जो खेतों में काम करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करने वाले हैं, उनको इकट्ठा करना मुश्किल काम है। पूरे राजस्थान के सारे मेहनतकश वर्ग को एकजुट करना ये भारी कठिन काम है। मगर साथियों हमको सोचना है, इसको करे बिना हम बचेंगे नहीं, ये समझ लीजिए। चाहे जितना समय ले लीजिए, आप बर्बाद हो जाएंगे। आप नहीं मानोगे तो आपके